तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फाइनल ईयर 2025 और पेपर नंबर 2 और पॉलिटिकल का पेपर पढ़ने वाले हैं। और ये पेपर आप ज़रूर अवश्य देख लेना। इस वीडियो में हम इतने महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें आप मान सकते हो कि जो भी विद्यार्थी नहीं पढ़ा है उसके 45 नंबर भी पक्के हो सकते हैं, वो पास हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बिना टाइम गए आज इस वीडियो को करते स्टार्ट। पहला जो टॉपिक हमारा है जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है, उसके अर्थ क्या होते हैं, महत्व क्या होता है, दृष्टिकोण क्या होते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कब होता है? जब दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में संप्रभुत्व और राष्ट्र हित की बात की जाती है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं तो इसका जो वाक्य हम पढ़ सकते हैं, अर्थ इसका कि वे शाखा या क्रियाकलाप हैं जो विश्व की विभिन्न भौतिक इकाइयों की बाह्य भौतिक इकाइयों पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है। जब दो राष्ट्रों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं तो जो दो राष्ट्रों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं तो बाहरी भौतिक इकाइयों पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और नेक्स्ट है इसका महत्व क्या होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहला संबंध होता है, एक नंबर हम पढ़ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या होती हैं, दो राष्ट्रों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं और दो राष्ट्रों के बीच में शांति स्थापित हो जाती है। और विश्व सरकार की अवधारणा समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सरकार में किस प्रकार की अवधारणा वो समझ सकते हैं। और राष्ट्र की विदेशी नीति, जो राष्ट्रों के अलग अलग राष्ट्र उसकी विदेशी नीति भी हम समझ सकते हैं, जो दो राष्ट्रों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं तब। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दृष्टिकोण, यानी दृष्टिकोण। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होते हैं उसके बीच में दृष्टिकोण क्या क्या होते हैं। तो पहला हम लिख सकते हैं ये कि यथार्थवादी, आदर्शवादी, एक अच्छा राज्य किस प्रकार से बनाया जा सकता है उसकी ये। दूसरा आदर्शवादी, और तीसरा होता है ऐतिहासिक, यानी इस किसी भी राष्ट्र का इतिहास या ऐतिहासिक तो होता ही है। और शक्ति संतुलन, यानी एक राष्ट्र के बीच में शक्ति संतुलन रखने कायम हो रखता ही है। और तीसरा होता है निकाय परख, और चौथा होता है खेल सिद्धांत और नीति निर्धारण दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ये हम समझ सकते हैं। और अगला है राष्ट्र की शक्ति की, एक राष्ट्र के बीच में शक्ति किस प्रकार की होती हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है, ये हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसका अर्थ होता है वह शक्ति जिनके बल पर, यानी जिसके बल पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों व्यवहारों व नीतियों पर प्रभाव नियंत्रण की चेष्टा करता हो। यानी कोई भी व्यक्ति जो दूसरे राष्ट्र के प्रति क्या करता है, उसके व्यवहार, उसकी नीतियाँ, उसके नियंत्रण पर क्या करता है, चेष्टा करते हैं। वह एक राष्ट्र की क्या होती है, एक क्षमता होती है। जिस राष्ट्र की क्षमता होती है उसी प्रकार से वो कोई भी व्यक्ति उस राष्ट्र की जो व्यवहार होते हैं, जिसकी नीतियाँ होती है उस पर नियंत्रण या चेष्टा करता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं नीति निर्धारक तत्व, यानी निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो एक नंबर हम देख सकते हैं कि इसकी भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या और तकनीकी। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध स्थापित होते हैं उसके बीच में जो तत्व होते हैं, यानी किसी राष्ट्र का भूगोल किस प्रकार से होता है, उसकी प्राकृतिक संसाधन क्या होती हैं, उस राष्ट्र की जनसंख्या क्या होती है, उसकी तकनीकी, यानी जो उसकी तकनीकी किस प्रकार की होती है उसके बारे में समझना भी आवश्यक होता है। और अगला है हमारे सीमाएं, यानी दो राष्ट्रों के बीच में जब संबंध स्थापित होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होते हैं तो उसके बीच में सीमाएं क्या क्या होती हैं। एक तो शक्ति संतुलन उसमें कायम रह जाता है। एक सामूहिक सुरक्षा, दो राष्ट्रों के बीच में जब संबंध स्थापित हो जाते हैं तो सामूहिक सुरक्षा हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण निपटाया जा सकता है, यानी दो राष्ट्रों के बीच में कोई भी जो विवाद होते हैं उसको शांतिपूर्ण निपटाया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक दूसरा राष्ट्र अच्छी तरह से समझ सकता है। और विश्व की सरकार, नैतिकता, विश्व की जनमत, निशस्त्रीकरण, ये सब क्या है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की सीमाएं हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शक्ति संतुलन, यानी हमने पहले पढ़ा था शक्ति संतुलन क्या होता है। शक्ति संतुलन का जो अर्थ होता है दोस्तों, वह होता है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच कम से कम एक स्थूल संतुलन कायम रहेगा। यानी कोई भी राष्ट्र होता है कम से कम एक स्थूल शक्ति का कायम रहता है, उसे बोलते हैं शक्ति संतुलन। यानी विभिन्न राष्ट्रों के बीच कम से कम एक स्थूल संतुलन कायम रहेगा। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो शक्ति संतुलन होता है उसकी विशेषता क्या क्या होती है। जैसे हम देख सकते हैं उसकी विशेषता होती है विभिन्न शक्तियों में संतुलन। जो विभिन्न किसी भी प्रकार की कोई भी शक्तियाँ होती है इसमें संतुलन रखना चाहिए। यथास्थिति, युद्ध के समय निर्माण,
ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव सभी राज्यों के लिए क्या होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए। और उसके बाद हम पढ़ते हैं शीत युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे यहाँ से एक तो क्वेश्चन टपकता ही है यार हमेशा, और बीए के एग्जाम में तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शीत युद्ध, इसका अर्थ क्या होता है? शीत युद्ध जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध हुआ था, यानी सेकेंड युद्ध जो कोल्ड वार के बाद भी ये तृतीय युद्ध होने वाला था 1945 से 1991 के मध्य, ये जो शीत युद्ध हुआ था, ये वो युद्ध कोई आमने सामने की कोई लड़ाई नहीं थी, ये दोनों राष्ट्रों के बीच में क्या थी, विचारों की लड़ाई थी। इसे शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में द्विमात्रीय युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? द्विमात्रीय युद्ध। और इसके बाद में हम पढ़ सकते हैं कि शीत युद्ध के कारण क्या क्या थे। एक तो हम ऐतिहासिक कारण पढ़ेंगे, जैसे यूएसएस द्वारा जो समझौता की अवहेलना करना, यानी जो अमेरिका था, अमेरिका के साथ में यूएसएस ने किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया, बल्कि उसके समझौते के क्या क्या अवहेलना की, हम इस प्रकार से समझौता नहीं करते, इसीलिए ये कारण भी मान सकते। एक द्वितीय मोर्चा का प्रशासन, यानी यूएसएस सोवियत संघ भी किसी प्रकार से कमज़ोर नहीं था, रूस था, वो भी दूसरा हम मान सकते हैं कि दूसरा मोर्चा भी मान सकते हैं कि पहला तो सोवियत यानी अमेरिका हो गया और दूसरा रूस हो गया, तो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न भी यहाँ पर बन रहा है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अमेरिका का विरोधी प्रचार, यानी अमेरिका का किसी प्रकार से विरोधी प्रचार था, वो रूस था, वो सोवियत संघ था, ये भी एक ऐतिहासिक कारण हो सकता है। और एक शक्ति संघर्ष, दोनों में किसी प्रकार से कोई शक्ति की कमी नहीं थी, यानी रूस और सोवियत संघ के बीच में, यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में किसी प्रकार की कोई शक्ति की कमी नहीं थी। ये शस्त्रों का भंडार था दोनों के पास में, और पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए दोनों के बीच में शक्ति का संघर्ष भी बना रहा था। जब विश्व में शीत युद्ध हुआ था, यानी तीसरा कोल्ड वार युद्ध हुआ था 1945 से लेकर 91 तक जो हुआ था, उसके प्रमुख प्रभाव क्या क्या पड़े थे? तो उस प्रभाव के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि दो गुट बंट गए थे। पहला तो अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, यानी यूएसएसए और यूएसएसआर, दोनों गुट बंट गए थे। और सैनिक प्रवृत्ति स्थायी, यानी दोनों गुट समझना चाहते थे, यानी दोनों गुट थे, यानी अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों ये चाहते थे कि यदि जो भी मेरी सैनिक में भर्ती हैं वो स्थायी रही, किसी प्रकार से कोई प्रवृत्ति उसमें परिवर्तन नहीं हुई। और शस्त्रीकरण का बढ़ावा, शस्त्रों का दोनों प्रकार से जो सोवियत संघ और अमेरिका बीच में बढ़ावा मिला था। कल्याण की अपेक्षा, दोनों क्या करते थे? कल्याण की अपेक्षा करते थे। तकनीक में उन्नति, यानी किसी भी प्रकार से तकनीक में तो उन्नति हुई थी, दोनों होड़ मची हुई थी। वो कहता मेरे पास में अधिक पावर है और राष्ट्र कहता मेरे पास में अधिक पावर है। और वीटो का दुरुपयोग हुआ, दोनों राष्ट्रों के बीच में वीटो का तो दुरुपयोग हुआ था शीत युद्ध में। और गुट निरपेक्षता और शांति का पूर्ण अस्तित्व है, शांति किसी प्रकार से दोनों में नहीं बनी हुई थी। और आणविक शक्ति, दोनों के पास में जो ऊर्जा की खनिज की जो शक्ति थी वो किसी प्रकार से कमी नहीं थी। और शक्ति संतुलन, कोई जो कम से कम एक राष्ट्र शक्ति स्तूल कायम कर सके वो इसमें नहीं था। और ये 2-3 जगह आ रहा है कि गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता क्या होता है? गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, यानी सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के बीच में किसी भी प्रकार से जो दोनों महाशक्तियों में शामिल नहीं होना और मध्यस्थता की भूमिका निभाना। जैसे हम समझ सकते हैं भारत, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध की विचारधाराओं की लड़ाई चल रही थी, तो भारत ने दोनों पक्षों में किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं दिया था, लेकिन दोनों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका तो निभा ही रहा था। अब पढ़ेंगे उपलब्धि, दोनों गुटों में द्वारा मान्यता। 1 नंबर हो गई। 2 नंबर है संघर्षों को टालना, विचारधाराओं की लड़ाई थी लेकिन संघर्ष भी किसी प्रकार से शीत युद्ध में टाल ही रहे थे। शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में नहीं बदलना, यानी शीत युद्ध में शस्त्र युद्ध का नहीं हुआ था, लेकिन विचारधाराओं की लड़ाई तो चल ही रही थी। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निशस्त्रीकरण, और ये निशस्त्रीकरण भी देख सकते हैं। निशस्त्रीकरण में प्रगति हुई और न्याययुक्त विश्व था और कल्याण। आगे हम पढ़ते हैं चुनौतियाँ। क्या पढ़ते हैं? चुनौतियाँ क्या क्या हुई थी शीत युद्ध के दौरान? महाशक्तियों का अतिक्रमण, दोनों महाशक्तियों का अतिक्रमण हो ही रहा था। संगठन का अभाव, दोनों में संगठन किसी प्रकार से नहीं था, यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में बातचीत नहीं हुई थी। दोनों के बीच में विचारधाराओं की लड़ाई थी। जैसे अमेरिका चाहता था कि पूंजीपति राष्ट्र बने और एक उदारवादी राष्ट्रवादी बने, जबकि ये सोवियत संघ चाहता था कि एक साम्यवादी राष्ट्र बने, और ये अमेरिका लोकतंत्र को भी अपनाना चाहता था। और 3 नंबर हम देख सकते हैं गरीब देश, एक प्रकार से गरीब देश भी मान सकते हैं कि सोवियत संघ पिछड़ा हुआ भी था, लेकिन राष्ट्र यानी शक्ति में किसी प्रकार से कमी नहीं थी, दोनों के बीच में टक्कर थी। हस्तक्षेप, आक्रमण का प्रतिरोध नहीं होना,
किसी भी प्रकार से दो राष्ट्रों के बीच में हस्तक्षेप आक्रमण का प्रतिरोध है वो न कर पाना, यानी राष्ट्र जो बाहरी राष्ट्र के आते थे वो भी आक्रमण कर देते थे, उस पर कोई भी हस्तक्षेप यानी प्रतिरोध नहीं कर पाना था। और आगे हम बढ़ सकते हैं विदेशी नीति, यानी विदेशी नीति क्या क्या थी उसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रों की विदेशी नीति क्या है। विदेशी नीति इसका अर्थ है किसी राज्य के वे क्रियाकलाप यानी कानून जो दूसरों राज्यों के प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभावित करते हैं। जैसे विदेशी नीति क्या होती है, किसी राष्ट्र की कैसी नीति हो सकती है, उसकी किसी पर उस नीति को हम समझ नहीं सकते। जैसे उसके साथ में जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होते हैं, जब उसके बारे में विदेशी नीति के बारे में पता चलता है। साफ कहा है कि किसी राज्य के वे क्रियाकलाप कानून जो दूसरे राज्यों को परोक्ष या परोक्ष प्रभावित करते हैं। दूसरे राज्य को जब तक पता नहीं चलता जब तक वो पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे भारत की राष्ट्र जो विदेशी नीति है वो समझ नहीं है अमेरिका को, चीन को पता नहीं, अमेरिका को जो पता नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। जैसे भारत की जो विदेशी नीति है वो गुटनिरपेक्षता है, शांति स्थापित करना है। जैसे चीन की विदेशी नीति क्या है, यानी व्यापार करना, अमेरिका की किसी राष्ट्र पर अपना अधिकार जमाना, यानी एक शक्तिशाली देश ही होता है जो दूसरों राष्ट्रों पर क्या होता है अपना अधिकार जमा लेता है। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं भारत की जो शांति और सुरक्षा स्थापित करना, ये नीति थी, गुटनिरपेक्षता की नीति थी। अब पढ़ते हैं कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर का। अब भी एक बार आप देख सकते हो कि छोटे बड़े देशों में मतभेद रहित अपनाना, ये क्या है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, तो छोटे बड़े देशों में मतभेद रहित अपनाना। तो आज की इस वीडियो में आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लेना। इसमें से आपको मैं कहता हूँ कि 45 नंबर आपके पक्के, क्योंकि इसमें मेन जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो आपको मैंने बिंदु से समझा दिए। जैसे आपको मैं आप बताता हूँ, ऊपर चले जाते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर आपको पूछ लग सकते हैं गुटनिरपेक्षता क्या है, तो आप इसका आंसर भी दे सकते हो। जैसे प्रभाव के कारण, यानी शीत युद्ध हुआ था उसके समय प्रभाव के प्रमुख कारण कौन कौन से रहते, तो आप बिंदु लगा के लिख सकते हैं। जैसे 1 नंबर गुटनिरपेक्ष, 2 गुट थे, यानी इस दोनों गुटों के बारे में अधिक से समझा सकते हो। और दूसरा जैसे आप ये बिंदु लगा कर समझा सकते हो कि सैनिक प्रवृत्ति में स्थायी, यानी किसी भी दोनों पक्षों में ये ओढ़ मची हुई थी कि हमारा सैनिक एक स्थायी बना रहे, किसी दूसरे राष्ट्र के साथ में नहीं मिले। और शस्त्रीकरण को बढ़ावा दे, ये भी एक प्रकार तीसरा बिंदु लिख कर हम समझा सकते हैं। और चौथा बिंदु हम ये भी समझा सकते हैं कि कल्याण की उपेक्षा करना चाहते थे। और इसी प्रकार से जो क्वेश्चन मैंने समझे है वो आप निम्नात्मक भी लिख सकते हो, छोटे को आप ऑप्शन बना के और लिख सकते हैं। शक्ति संतुलन जो मैंने समझा दिया है, सीमाएं किस प्रकार की होती हैं, यानी 2 राष्ट्रों के बीच में सीमाएं क्या क्या होती हैं, तो आप इस पॉइंट लिख सकते हो। 1 नंबर शक्ति संतुलन की होती हैं, 2 नंबर शक्ति संतुलन सामूहिक सुरक्षा हो सकती है, और 3 नंबर जो होती है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कर सकते हैं, ये 3 नंबर लिख सकते हैं। और इस प्रकार से आप छोटे वाले क्वेश्चन को बड़े में कन्वर्ट कर सकते हो, जो बिंदु लगा के और अपने हिसाब से इसके अंदर डाल करके। आपको पता ही होता है कि राजनीति विज्ञान किस प्रकार से पढ़ी जाती है, पॉलिटिकल साइंस जो तीसरा जो शीत युद्ध हुआ था उसके बारे में आपको पता ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 2 राष्ट्रों के बीच में संबंध कैसे स्थापित होते हैं, ये तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।